रुद्र ने स्वर्णा को चुपचाप खड़ा देखा। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराया और फिर वंशिका का छोटा हाथ पकड़कर होटल के बाहर की ओर चलने लगा। वो रुद्र के ठीक पीछे पीछे चल रही थी। उसका दिमाग इस समय खाली था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, इसलिए वो केवल सुन्न होकर रुद्र के पीछे पीछे लॉबी से बाहर चली गई। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद लावण्या भी रुद्र के पीछे पीछे लॉबी से बाहर चली गई। कन्हैया ने गहरी सांस ली और स्वर्णा के बगल में चला गया। फिर उससे फुसफुसाते हुए कहा, मिस शुक्ला, आप बस एक आकस्मिक पूछताछ के साथ पता लगा सकती हैं कि मिस्टर रुद्र कौन है। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम अपमानित करने का जोखिम उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्दी से एक समाधान सोचें। शायद आप एक बार में शुक्ला परिवार को बचा सकती हैं। स्वर्णा ने कन्हैया पर एक नजर डाली, कड़वाहट से मुस्कुराई और चुप रही। स्वर्णा ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह जल्द ही शुक्ला के परिवार की सभी संपत्तियों को संभालने में सक्षम होगी। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में एक व्यक्ति के आने से सब कुछ बदल गया। पिछले सेकंड में स्वर्णा अभी भी अपनी योजना की सफलता के बारे में आत्मसंतुष्ट थी, लेकिन अगले सेकंड में वो एक खाई में गिर गई। हॉल में मौजूद लोग भ्रमित थे और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था। रुद्र ने इतने सारे लोगों के सामने शुक्ला परिवार की दुल्हन को ले लिया और यहां तक कि प्रवीण की टांगे भी तोड़ दी, और उन्होंने बस उसे इस तरह जाने दिया। स्वर्णा ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा दृश्य अविश्वसनीय रूप से अजीब था। बहुत से लोगों ने अपने दिल में यह भी अनुमान लगाया कि क्या ये शुक्ला परिवार द्वारा एक जानबूझकर की गई व्यवस्था थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्वर्णा ने रुद्र को न रोकने का फैसला नहीं किया, बल्कि वह बस उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। शुक्ला के परिवार के लिए रुद्र द्वारा उन्हें एक सप्ताह का समय देना पहले से ही उनके दुर्भाग्य में एक सौभाग्य था। स्वर्णा ने उसे गायब होते हुए देखा। अपने होंठ को काटने में मदद नहीं कर पाई। उसका भाव बेहद जटिल था। मिस स्वर्णा, हमें अब क्या करना चाहिए? उस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी स्वर्णा के बगल में आया और उससे धीमी आवाज में पूछा। आह! स्वर्णा ने गहरी सांस ली, जल्दी से अपनी भावनाओं को समायोजित किया और फिर ठंडे लहजे में कहा, मुझे माफ करना हर कोई। आज एक हल्की सी दुर्घटना हुई है और शादी योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकती है। हमें इसे फिर से निर्धारित करना होगा और मैं आप सभी को बाद में विशिष्ट समय के बारे में सूचित करूंगी। भीड़ ने स्वर्णा की स्थिति को देखा, बेहद हैरान महसूस करते हुए। दरअसल वो बस बिना किसी आधार के बोल रही थी। इतने सारे लोगों ने उसे वंशिका को ले जाते हुए देखा। दुल्हन को ले जाया गया था और फिर भी वे शादी को फिर से निर्धारित कर रहे थे। ये कैसे संभव था? हालांकि हर कोई अपने दिल में जानता था। किसी ने इसे कहने की हिम्मत नहीं की। रुद्र ने शुक्ला परिवार को अपमानित करने की हिम्मत की, लेकिन उन्होंने नहीं की। और मैं नहीं चाहती कि आज जो कुछ हुआ उसके बारे में और लोग जाने। अगर मुझे पता चला कि किसने जानकारी लीक की है तो मुझे क्रूर होने के लिए दोषी मत ठहराना। उस समय स्वर्णा ने भीड़ को फिर से धमकाया। आज की घटनाएं शुक्ला परिवार के लिए एक बड़ी अपमान थी और आज जो हुआ उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं था। इसलिए स्वर्णा को खबर को छिपाकर रखना पड़ा और अन्य मामलों से निपटना पड़ा। मौजूद लोगों ने अपना सिर नीचे किया और चुप रहे, ये देखने के बाद कि किसी ने बात नहीं की। स्वर्णा ने एक और गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, कृपया चले जाएं। हर कोई। इन शब्दों को सुनकर हर किसी को राहत मिली और वे लॉबी छोड़ने के लिए मुड़ गए। स्वर्णा अकेली वहीं खड़ी रही। उसका भाव असामान्य रूप से जटिल था। यह स्पष्ट नहीं था कि कितना समय बीत गया इससे पहले कि वह धीरे धीरे मुड़ी और आगे चली। इस समय उसके पास केवल एक ही विचार था, जो जल्दी से घर जाना और शुक्ला परिवार के मुखिया के साथ चर्चा करना कि रुद्र से कैसे निपटा जाए। हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर शुक्ला परिवार के सभी व्यवसायों को प्रबंधित किया और शक्ति रखी, लेकिन वास्तव में शुक्ला परिवार में जो व्यक्ति सचमुच निर्णय लेता था वो उसके दादा शुक्ला परिवार के मुखिया थे। महाजन परिवार से निपटने के सभी साधन स्वर्णा के दादाजी द्वारा निर्देशित थे। वो हर किसी के सामने प्रदर्शित एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी। अब ऐसी महत्वपूर्ण घटना होने के साथ
अगर उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला तो ये शुक्ला परिवार पर आपदा ला सकता था। इसलिए उसे इस मामले पर अपने दादाजी के साथ चर्चा करना आवश्यक लगा और ये देखना था कि क्या वे कोई अच्छा समाधान निकाल सकते हैं। अगर रुद्र सिर्फ एक साधारण दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति होता तो वह आज इतनी उत्सुक नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से रुद्र की पहचान इतनी भयानक थी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह मामला स्पष्ट रूप से उसके संभालने के दायरे से बाहर था और वो बेहद असहाय महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ रुद्र, वंशिका, लावण्या और अन्य लोग अभी अभी होटल से बाहर निकले थे जब कन्हैया ने उन्हें पकड़ लिया। मिस्टर रुद्र, मैं वास्तव में होटल में अभी जो हुआ उसके लिए दोषी था। यह पूरी तरह से मेरी गलती है कि मैंने आपको नहीं पहचाना। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं और आज की घटनाओं के आधार पर मेरा न्याय नहीं कर सकते? कन्हैया रुद्र के पास दौड़ा। उसका भाव बेहद विनम्र था। कन्हैया इंदौर में सिर्फ एक छोटा अंडरवर्ल्ड बॉस था। उस छोटी सी जगह में वो जो चाहे कर सकता था, लेकिन अगर उसने पूरे देवनगर को देखा तो उसके पास शौर्यवीर सिंह के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता भी नहीं थी। आखिरकार शौर्यवीर सिंह देवनगर का सच्चा बॉस था और दोनों बिल्कुल एक ही स्तर पर नहीं थे, और रुद्र शौर्यवीर सिंह का बॉस था। इसलिए कन्हैया स्वाभाविक रूप से रुद्र से बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा था कि जब तक तुम प्रवीण की एक टांग तोड़ोगे, मैं आज की घटना को तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगा। अब चले जाओ। रुद्र ने कन्हैया पर हल्के से नजर डाली और शांति से कहा, धन्यवाद मिस्टर रुद्र, धन्यवाद मिस्टर रुद्र। रुद्र की बातें सुनने के बाद कन्हैया स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से रुद्र पर कुछ बार चिल्लाया और फिर जल्दी से मुड़ा और हड़बड़ी में चला गया। वंशिका और लावण्या ने रुद्र को देखा। उनकी आंखें संदेह और आश्चर्य से भरी थी। दोनों ये नहीं समझ पा रही थी कि रुद्र वास्तव में कौन था और वो कुछ ही वर्षों में इतना भयानक बदलाव कैसे कर पाया जब वे आखिरी बार मिले थे। रुद्र ने आज कन्हैया और स्वर्णा जैसे लोगों को अपमानित किया था। उसने प्रवीण की टांगे तोड़ दी थी और शुक्ला परिवार के लोगों में उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं थी। और रुद्र के प्रति कन्हैया का रवैया और भी अजीब था। सब कुछ इतना रहस्यमय लग रहा था। वंशिका ने कन्हैया को जाते हुए देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने संदेह व्यक्त किए। उसने रुद्र से एक धीमी आवाज में पूछा, रुद्र क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रुद्र ने कामली पूछा, मेरे साथ मूर्ख मत बनो। तुमने प्रवीण के पैर क्यों तोड़े? और क्या तुम्हें पता है कि शुक्ला परिवार को नाराज करने से तुम्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे? वंशिका ने बहुत चिंता के साथ पूछा। अगर मैंने उसके पैर नहीं तोड़े होते तो क्या शुक्ला परिवार के लोग मुझे तुम्हें ले जाने देते? उसने सीधे पलटवार किया। लेकिन अब तुम मुझे ले जाकर क्या हासिल कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि शुक्ला परिवार कितना भयानक है? कुछ चीजें सिर्फ भागने से हल नहीं हो सकती है। वंशिका ने एक एजिटेटेड टोन में कहा, चिंता मत करो, अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं जाने से पहले इस मामले को ठीक से संभालूंगा। वंशिका, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे आसपास होने पर कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा। रुद्र के शब्दों को सुनने के बाद वो एक पल के लिए स्टन थी। उसने एक पजल एक्सप्रेशन के साथ अपनी भौं सिकोड़ी और पूछा, रुद्र, तुम वास्तव में कौन हो? वे लोग तुमसे इतने डरे हुए क्यों लगते हैं? मैं वही हूं जो मैं हूं। उसने उसे देखा और थोड़ा मुस्कुराया। इस पल में वो बहुत ज्यादा समझाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो अपनी असली पहचान स्पष्ट करता तो ये परेशानी भरा होता। मुझसे मजाक मत करो, तुम वास्तव में कौन हो? वंशिका ने रुद्र पर चिल्लाया। वो एंग्री लग रही थी। वंशिका, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। बस याद रखो, जब तक मैं यहां हूं कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा, और मैं कुणाल के लिए बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर वह जाग नहीं पाता तो मैं उन लोगों से 100 गुना कीमत वसूलूंगा। रुद्र ने वंशिका से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वंशिका ने रुद्र को देखा, उसका एक्सप्रेशन हेल्पलेस था और उसने कहा, लेकिन कोई लेकिन नहीं है, चलो चलते हैं। उसने उसे बोलना जारी रखने का कोई मौका नहीं दिया।
उसने सीधे एक टैक्सी रोकी और उसे खींचा। अंदर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय रुद्र ने अचानक लावण्या को एक तरफ खड़े देखा और पूछा, लावण्या, हम कुणाल को देखने के लिए अस्पताल जाने की योजना बना रहे हैं, क्या तुम आ रही हो? मैं नहीं जा रही हूं, तुम लोग जाओ। उसे आज जो हुआ था उसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए था। इसके अलावा वो वंशिका या कुणाल के साथ सच में दोस्त नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वे सिर्फ परिचित थे, इसलिए उसने उनके साथ जाने का विकल्प नहीं चुना। तो जब तुम्हारे पास समय हो तो मुझसे संपर्क करना। रुद्र ने लावण्या पर मुस्कुराया और फिर वंशिका को टैक्सी में ले गया। पूरी यात्रा के दौरान वंशिका रुद्र से विभिन्न तरीकों से पूछने की कोशिश करती रही कि उसने ऐसा क्यों किया और शुक्ला परिवार के लोग उससे इतने डरे हुए क्यों थे। हालांकि वो उसके सवालों से बचता रहा और उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई, क्योंकि उसे लगा कि भले ही वह जानती कि वो वास्तव में कौन था, तो भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आधे घंटे बाद वे अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और कुणाल के वार्ड में चले गए। इस समय जनार्दन और जनार्दन की पत्नी अभी भी वार्ड में थे। शायद अपनी बेटी के बारे में चिंता करने के कारण उन दोनों ने पूरी रात नहीं सोई थी और बेहद थके हुए लग रहे थे। लेकिन जब रुद्र और वंशिका उनके सामने दिखाई दिए तो दोनों बुजुर्गों ने अपनी आंखें वाइड ओपन कर ली। उनके एक्सप्रेशंस डिसबिलीफ से भरे हुए थे। क्या मुझे हैल्यूसिनेशन हो रहा है? जनार्दन ने अपनी आंखें रगड़ी और डिसबिलीफ में चिल्लाया। जनार्दन, मुझे क्यों लगता है कि मैंने अपनी बेटी को देखा? जनार्दन की पत्नी ने भी साथ में चिल्लाया। जनार्दन और उसकी पत्नी के इन शब्दों को सुनने पर वंशिका की आंखें तुरंत लाल हो गई और उसने गला भरते हुए कहा, मां, पिताजी, रुद्र ने मुझे बचाया। क्या ये सच में तुम हो? वंशिका। केवल उसकी आवाज सुनने के बाद ही जनार्दन को एहसास हुआ कि वह जो देख रहा था वो एक इल्यूजन नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो वास्तव में मौजूद था। ये मैं हूं। उसने जल्दी से सिर हिलाया। वंशिका, असल में क्या हो रहा है? जनार्दन ने एक पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा। उसने एक गहरी सांस ली और जनार्दन और उसकी पत्नी को जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ रिकाउंट किया। पूरी कहानी जानने के बाद उसने खुशी और आश्चर्य का मिश्रण महसूस किया। बेशक वो अपनी बेटी को भुवन जैसे किसी व्यक्ति से शादी करते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन शुक्ला परिवार की धमकियों के कारण उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर कि उसने उससे शादी नहीं की थी, वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश महसूस कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि रुद्र ने प्रवीण के पैर तोड़ दिए थे और इतने सारे लोगों के सामने वंशिका को सीधे ले गया, तो उसका दिल चिंता और डर से भर गया। वो किसी और से बेहतर जानता था कि स्वर्णा किस तरह की व्यक्ति थी। रुद्र के रेकलेस एक्शंस आज शुक्ला परिवार के क्रेजी रिटेलिएशन को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और वो खुद भी इम्प्लिकेटेड हो सकता था। जनार्दन ने महसूस किया कि रुद्र के आज के एक्शंस ने न केवल समस्या को हल करने में विफल रहे बल्कि और भी समस्याएं पैदा की। हालांकि जनार्दन ये भी जानता था कि रुद्र के अच्छे इरादे थे, इसलिए वो उसे ब्लेम नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने उसे धीरे से सलाह दी, रुद्र, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आज वंशिका को बचा पाए। असल में मैं भी इस शादी से असहमत था, लेकिन मुझमें वंशिका को बचाने का साहस नहीं था। अंकल जनार्दन, आप और मेरे पिता सबसे अच्छे दोस्त हैं और कुणाल और मैं भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब आपके परिवार के साथ कुछ हुआ तो बेशक मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। रुद्र ने कामली जवाब दिया, मैं पहले से ही बहुत खुश हूं कि तुम्हें इतनी चिंता है, लेकिन वह महिला स्वर्णा कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिससे तुम निपट सकते हो। आज तुमने प्रवीण का पैर तोड़ दिया और वे निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देंगे। मेरी सलाह सुनो, इंदौर छोड़ दो। जब तक तुम यहां से चले जाते हो, शुक्ला परिवार के पास तुमसे निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। जनार्दन ने रुद्र को देखते हुए उसे सलाह देना जारी रखा। इंदौर शहर छोड़ दूं? रुद्र ने जनार्दन को आश्चर्य से देखा, फिर धीरे से पूछा, अंकल जनार्दन, अगर मैं अभी जाता हूं तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें हमारे मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बेहतर जल्दी से चले जाओ। जनार्दन को उम्मीद नहीं थी कि इस समय भी रुद्र को उसकी परवाह थी।
उसने एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, अंकल जनार्दन, जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। रुद्र ने जनार्दन से एक सीरियस टोन में कहा। उसके शब्दों को सुनकर जनार्दन एक बार फिर स्टन था और उसका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ हद तक पजल लग रहा था। रुद्र जानता था कि जनार्दन भी उसके सबसे अच्छे हित में काम कर रहा था, इसलिए वह चाहता था कि वह चला जाए। हालांकि रुद्र द्वारा आज पैदा की गई स्थिति के साथ अगर वो अब चला जाता तो दोष निश्चित रूप से महाजन परिवार पर गिरेगा। उस स्थिति में वह पूरे महाजन परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा। वह इस समय जाने का विकल्प नहीं चुनता। जनार्दन रुद्र की असली पहचान नहीं जानता था। वह मानता था कि अगर रुद्र इंदौर में रहा तो यह एक मृत अंत होगा। उसने दृढ़ता से कहा, रुद्र, अगर तुम मुझे अभी भी अपना चाचा मानते हो तो मेरी बात सुनो और जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। तुम्हें हमारे महाजन परिवार के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी देखभाल कौन करेगा? रुद्र ने सीधे जनार्दन से पूछा। जब उसने रुद्र का सवाल देखा तो जनार्दन सहज रूप से रुक गया। अगर मैं इस मामले की देखभाल नहीं करूंगा तो क्या कुणाल को हमेशा के लिए अस्पताल में रहना होगा? क्या वंशिका को उस मूर्ख भुवन से शादी करनी होगी? क्या आपके महाजन परिवार की सभी संपत्ति उस महिला स्वर्णा के हाथों में खत्म हो जाएगी? रुद्र ने भावहीनता से पूछा। रुद्र की बातों को सुनने के बाद जनार्दन कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और धीरे से कहा, रुद्र, मैं तुम्हारे इरादों को समझता हूं, लेकिन भले ही तुम इन मामलों को संभालना चाहते हो, क्या तुम वास्तव में उन्हें संभाल सकते हो? तुम्हें छोड़ो, तुम्हारा सिंघानिया परिवार भी इन मामलों को नहीं संभाल सकता। सिंघानिया परिवार है और मैं खुद हूं। रुद्र ने जनार्दन को बाधित किया। तुम अभी भी बहुत छोटे हो। जनार्दन ने असहायता से आह भरी। अंकल जनार्दन, ये मत सोचो कि मैं आज वंशिका को सिर्फ एक क्षणिक आवेग के कारण होटल से बाहर लाया। चूंकि मैंने ऐसा किया है, मुझे विश्वास है कि मैं आने वाले मामलों को भी संभाल सकता हूं। आपको किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस यहां कुणाल की देखभाल करो। रुद्र ने शांति से जनार्दन से कहा, क्या तुम बाकी मामलों को संभाल सकते हो? जनार्दन का भाव असहाय रहा क्योंकि उसने कहा, रुद्र, तुम्हें पता नहीं है कि शुक्ला परिवार कितना भयानक है। तुम उनसे बिल्कुल नहीं निपट सकते। अंकल जनार्दन, अगर तुम मुझे इस मामले में शामिल नहीं होने देते हो तो अंतिम परिणाम क्या होगा? रुद्र ने धीरे से जनार्दन से पूछा। क्या परिणाम होगा? जनार्दन एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या महाजन परिवार की सभी संपत्ति शुक्ला परिवार द्वारा ले ली जाएगी? क्या वंशिका को भुवन जैसे किसी व्यक्ति से शादी करनी होगी? रुद्र ने सीधे पूछा। जनार्दन ने बिना कुछ बोले रुद्र की तरफ देखा, चुपचाप रुद्र के जवाब को स्वीकार करते हुए। उस स्थिति में भले ही मैं इस मामले में शामिल हो जाऊं तो भी यह आपको बदतर परिणाम नहीं देगा, है ना? अगर मैं इस मामले को नहीं संभाल सकता तो शुक्ला परिवार आप सभी को मार नहीं सकता, है ना? रुद्र ने जारी रखा। लेकिन एक बार जब तुम शामिल हो जाते हो तो ये मामला तुम्हें फंसाएगा। शुक्ला परिवार हम में से कुछ को छोड़ सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जनार्दन जानता था कि रुद्र सही था। महाजन परिवार पहले से ही बहुत बुरी हालत में था और वर्तमान स्थिति से कोई बदतर परिणाम नहीं था। हालांकि जनार्दन मासूम रुद्र को इन मामलों में शामिल नहीं करना चाहता था। चाहे शुक्ला परिवार मुझे छोड़े या नहीं, वह मेरा अपना व्यवसाय है। अंकल जनार्दन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। रुद्र हल्के से मुस्कुराया और जारी रखा, मुझे अभी भी कुछ और निपटना है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। आप चारों ने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है ना? अब हम एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। रुद्र, मेरी बात सुनो। जनार्दन रुद्र को शुक्ला परिवार से निपटने के विचार को छोड़ने के लिए राजी करना चाहता था। हालांकि रुद्र ने उसे बोलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। वो मुड़ा और वार्ड से बाहर चला गया। जनार्दन ने उसकी पीठ की तरफ देखा। उसकी आंखें असहायता से भरी थी। इस समय वो नहीं जानता था कि क्या करना है। वो नहीं समझ सका कि रुद्र को शुक्ला परिवार के खिलाफ जाने का साहस कहां से मिला। पिताजी,
क्या आपको लगता है कि रुद्र वास्तव में इस संकट से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकता है? वंशिका एक पल के लिए हिचकिचाई, इससे पहले कि उसने धीरे से जनार्दन से पूछा। रुद्र सिर्फ अपने शब्दों के साथ लापरवाह और आवेगी हो रहा है, लेकिन उसे शुक्ला परिवार की शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथ्य यह है कि आज आप और वो सुरक्षित रूप से होटल से बाहर निकल पाए, ये पहले से ही दुर्भाग्य के बीच भाग्यशाली है, जनार्दन ने निराश होकर कहा। लेकिन मुझे लगता है कि कन्हैया रुद्र से डरता है। वंशिका ने थोड़ा माथे पर शिकन डाली। कन्हैया एक छोटे मोटे ठग से ज्यादा कुछ नहीं है, उसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। अगर वो रुद्र से डरता है तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके कुछ संपर्क है, लेकिन अगर वो सोचता है कि वह उन संपर्कों पर भरोसा करके शुक्ला परिवार का सामना कर सकता है तो वह भोला है। जनार्दन का मानना था कि रुद्र का उसके सामने शुक्ला परिवार का सामना करने का साहसिक दावा का मतलब था कि रुद्र सिर्फ एक छात्र से ज्यादा था। उसके पास शायद ऐसे बयान देने के लिए कुछ प्रभावशाली संपर्क थे। हालांकि जनार्दन ने सोचा कि रुद्र के संपर्क शुक्ला परिवार के लोगों की तुलना में महत्वहीन थे। अगर शुक्ला परिवार से निपटना इतना आसान होता तो जनार्दन ऐसी दुर्दशा में नहीं होता। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वंशिका के चेहरे पर भाव और भी चिंतित लग रहा था, क्योंकि उसने जल्दी से जनार्दन से पूछा। मैंने पहले ही कह दिया है कि क्या कहने की जरूरत है। अगर रुद्र जिद्दी रहता है तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। हम केवल एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जनार्दन ने वापस वंशिका की तरफ देखा और असहायता से आह भरी। एक चमत्कार? वंशिका एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा महाजन परिवार इस तरह खत्म हो जाएगा। अगर रुद्र की उपस्थिति नहीं होती तो मैं अब तक भुवन से शादी कर चुकी होती। जनार्दन ने वंशिका की तरफ थोड़ा अपराधबोध के साथ देखा। वो पूरी तरह से बेकार महसूस कर रहा था। उसका बेटा इस तरह से घायल हो गया था और उसकी बेटी को एक मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। फिर भी वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। इस समय जनार्दन केवल अपनी सारी उम्मीदें अकेले रुद्र पर रख सकता था। उम्मीद कर रहा था कि वह उनके लिए एक चमत्कार ला सकता है। अस्पताल छोड़ने के बाद रुद्र ने शुक्ला परिवार का सामना करने या सिंघानिया परिवार में वापस जाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वो अकेले होटल वापस चला गया। रुद्र ने कल सिंघानिया परिवार का दौरा करने की योजना बनाई। जहां तक शुक्ला परिवार के मामले का सवाल है, उसने इस पर विचार भी नहीं किया, क्योंकि शुक्ला परिवार जैसे एक छोटे से परिवार से निपटना उसके लिए अपना हाथ पलटने जितना आसान था। रुद्र के शादी में तमाशा करने के बाद सभी मेहमान होटल छोड़ गए। प्रवीण और पवन बेहोश थे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि शुक्ला फैमिली को लगा कि आज की घटना बहुत शर्मनाक थी। इसलिए उन्होंने सभी जानकारी को छुपाने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। इसलिए किसी को नहीं पता था कि प्रवीण और पवन की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था। यहां तक कि सिंघानिया फैमिली के सदस्यों को भी विशिष्टताएं नहीं पता थी। हालांकि खबर को रोका गया था। रुद्र का दिखना स्वर्णा के दिल में एक कांटे की तरह था। उसे असीम चिंता और डर महसूस हुआ, इसलिए वह तुरंत शुक्ला फैमिली के पुराने हवेली में लौट गई। परिवार के मुखिया भास्कर के साथ जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने की तैयारी कर रही थी। जब वो भास्कर के दरवाजे के सामने पहुंची तो उसने एक बूढ़े आदमी को काले सूट में मेज पर कैलीग्राफी का अभ्यास करते हुए पाया। बूढ़ा आदमी पतला था, लेकिन एक बहुत ही दबंग आभा को दर्शाता था। ये व्यक्ति भास्कर था, शुक्ला फैमिली का मुखिया, जिसने इंदौर पर लोहे के मुट्ठी से शासन किया। सामान्य परिस्थितियों में स्वर्णा ऐसे समय में भास्कर को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती थी। हालांकि रुद्र की स्थिति की तात्कालिकता के कारण उसे अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी और बूढ़े आदमी के कमरे में प्रवेश करना पड़ा। स्वर्णा, तुम वापस आ गई। क्या भुवन और वंशिका की शादी सुचारू रूप से चल रही है? स्वर्णा की ओर देखे बिना भी भास्कर ने कैलीग्राफी का अभ्यास करना जारी रखा और धीरे धीरे पूछा, दादाजी, कुछ भयानक हो गया है। स्वर्णा ने उत्तेजित होकर कहा, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भास्कर स्वर्णा की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट लग रहा था और भौहें चढ़ाकर धीरे से बोला, दादाजी, किसी ने वंशिका को शादी से दूर ले लिया।
और उन्होंने प्रवीण के पैर भी तोड़ दिए, स्वर्णा ने जल्दी से कहा। जब भास्कर ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह स्वर्णा की ओर मुड़ा और पूछा, हमारे शुक्ला फैमिली की शादी में मुसीबत पैदा करने की किसकी हिम्मत हुई? आपको पता होना चाहिए कि महाजन फैमिली के साथ शुक्ला फैमिली ने जो कुछ भी किया वो भास्कर की योजना का हिस्सा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बाहरी मामलों के बारे में अच्छी तरह से सूचित था। स्वर्णा ने कुणाल से शादी की और फिर उसे मार डाला, जबकि अमितेश ने वंशिका से शादी की। केवल ऐसा करके ही शुक्ला फैमिली पूरी महाजन फैमिली को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी। अगर इस प्रक्रिया में कोई गलती होती तो उनके सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। इसलिए भास्कर को किसी के द्वारा शादी को बाधित करने पर बहुत गुस्सा आया। प्रवीण के टूटे हुए पैरों के लिए भास्कर ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यह रुद्र नाम का कोई व्यक्ति है, स्वर्णा ने जल्दी से जवाब दिया। नाम कुछ अपरिचित लगता है, क्या वो वंशिका का बॉयफ्रेंड है? भास्कर ने अपने हाथ में ब्रश नीचे रखा, अपने हाथ धोए और शांति से पूछा, नहीं, ये रुद्र मुंबई से है और मैंने कन्हैया से सुना कि रुद्र शौर्यवीर सिंह का बॉस भी है, जिसका एक भयानक बैकग्राउंड है, स्वर्णा ने समझाया। शौर्यवीर सिंह का बॉस? स्वर्णा की बातें सुनकर भास्कर का भाव बहुत बदल गया। वो जल्दी से स्वर्णा के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये रुद्र शौर्यवीर सिंह का बॉस है? मुझे पक्का पता है। कन्हैया के पास मुझे धोखा देने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वर्णा ने धीरे से सिर हिलाया। ये परेशान करने वाला है। भास्कर एक सेकंड पहले शांत और गंभीर था, लेकिन अब वो घबराने लगा। स्वर्णा ने ध्यान दिया कि वो थोड़ा अजीब लग रहा था और जल्दी से पूछा, दादाजी, आपको क्या हुआ है? क्या तुम देवनगर के मिस्टर रुद्र के बारे में जानती हो? उसने पूछा। मैंने उनके बारे में सुना है। आखिरकार रुद्र की पार्टी को केवल 2 या 3 दिन ही हुए थे, इसलिए देवनगर के मिस्टर रुद्र का नाम पहले ही पूरे प्रांत में फैल गया था। लगभग हर कोई उनके बारे में जानता था। उसके लिए मिस्टर रुद्र के बारे में सुनना सामान्य था। मैंने सुना कि शौर्यवीर सिंह का बॉस देवनगर का ये मिस्टर रुद्र है, भास्कर ने धीमी आवाज में कहा। स्वर्णा ने अपने सामने भास्कर को देखा और तुरंत अवाक रह गई। उसने हकलाया, दादाजी, क्या आप कह रहे हैं कि रुद्र देवनगर के मिस्टर रुद्र हैं? मैं पुष्टि करने के लिए एक फोन कॉल करूंगा। भास्कर अपने अनुमान के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और एक सीईओ का नंबर डायल किया जिसने पार्टी में भाग लिया था। उसने रुद्र से संबंधित सभी विवरणों के बारे में सावधानी से पूछताछ की। अंत में उसने निराशा के साथ फोन रख दिया और उस जगह को घूरकर देखा जहां स्वर्णा खड़ी थी। इस बीच वो पहले ही जमीन पर बैठने के बिंदु तक डर गई थी। सीईओ ने मिस्टर रुद्र के बारे में जो विवरण दिया वो रुद्र से पूरी तरह से मेल खाता था। शुरुआत में उसने सोचा था कि शौर्यवीर सिंह के बॉस के गलत पक्ष में आना पहले से ही एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र का बैकग्राउंड शौर्यवीर सिंह के बॉस से ज्यादा होगा। वह देवनगर के मिस्टर रुद्र निकला। देवनगर के मिस्टर रुद्र नाम का 4 प्रमुख प्रांतों में जबरदस्त वजन था। शुक्ला फैमिली में रुद्र की पार्टी में भाग लेने की योग्यता भी नहीं थी, तो वे रुद्र जैसे किसी से कैसे निपट सकते थे? दादाजी, मुझे नहीं पता था कि महाजन फैमिली मिस्टर रुद्र जैसे इतने ताकतवर व्यक्ति को भी जान सकती थी। स्वर्णा ने निराशा में चिल्लाया, एक लापरवाह कदम कुल हार की ओर ले जाता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि महाजन फैमिली के पास अभी भी ऐसा छिपा हुआ पत्ता था। भास्कर ने लाचार होकर आह भरी, फिर कुर्सी पर बैठ गया, पूरी तरह से अपना पिछला आत्मविश्वासी व्यवहार खो दिया। उसकी आंखें भी धुंधली लग रही थी। भास्कर ने सोचा था कि उसने सब कुछ पूरी तरह से योजना बनाई थी और महाजन फैमिली के उद्योग पहले से ही उसकी पकड़ में थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस पल में ऐसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। रुद्र के सामने उनकी शुक्ला फैमिली चींटियों की तरह थी। अगर उसने वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया तो उनके पास वापस लड़ने का मौका भी नहीं होगा। दादाजी, कृपया जल्दी से कोई समाधान सोचे। हमें आगे क्या करना चाहिए? भास्कर ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा, क्या मिस्टर रुद्र ने तुमसे कुछ और कहा है?
उन्होंने कहा कि अगर कुणाल एक हफ्ते के भीतर जाग नहीं जाता है तो वो हमारे शुक्ला फैमिली के सभी लोगों को इंदौर से गायब कर देगा। उसने जल्दी से जवाब दिया। ये मिस्टर रुद्र वास्तव में दबंग है। उसने एक कड़वी मुस्कान दिखाई और कुछ लाचारी के साथ कहा, लेकिन उसके पास दबंग होने की शक्ति है। शुक्ला परिवार की स्टडी में माहौल ने एक अजीब सा मोड़ लेना शुरू कर दिया था। न तो भास्कर और न ही स्वर्णा ने कभी सोचा होगा कि महाजन फैमिली के पास अभी भी ऐसा तुरुप का पत्ता था। यहां तक कि भास्कर, जो हमेशा चालाक और धूर्त था, रुद्र के प्रभाव के सामने लाचार लग रहा था। वो पूरे समय अपनी आंखें बंद रखे हुए था। उसके विचार अज्ञात थे। दादाजी, हम सीधे रुद्र से छुटकारा पाने के लिए कुछ हत्यारों को क्यों नहीं रखते? किसी भी तरह से ये इंदौर है, हमारा क्षेत्र। स्वर्णा की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखी जब उसने भास्कर से फुसफुसाया, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? भास्कर ने उत्तेजना के साथ चिल्लाया, फिर जारी रखा, क्या तुम जानते हो कि मिस्टर रुद्र कौन है? यहां तक कि अगर तुम 1 अरब की पेशकश करती हो तो भी कोई इस काम को करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर रुद्र अंगरक्षकों के बिना बाहर जाएगा? मैंने सुना है कि मिस्टर रुद्र बेहद कुशल है। पिछली बार उसने अकेले ही 4 प्रोविंसेस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में सभी को हराया। उसे मारना स्वर्ग तक पहुंचने से ज्यादा मुश्किल है। स्वर्णा ने अपने सामने भास्कर को देखा, फिर से निराशा महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उनके पास कनेक्शन या धन के मामले में जीतने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा उसके कौशल इतने असाधारण थे कि स्वर्णा को उससे निपटने का कोई तरीका नहीं मिला। तुम अब जाओ और अस्पताल को सूचित करो, जल्दी करो और कुणाल को ठीक होने के लिए दवा दो, भास्कर ने अचानक कहा, स्वर्णा को संबोधित करते हुए। बेचारे जनार्दन को शायद अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि अस्पताल में लोगों को शुक्ला परिवार द्वारा पहले ही रिश्वत दी जा चुकी थी। तो अब कुणाल को जो सभी दवाएं दी जा रही थी वे जहरीली थी, जो उसे कोमा में रख रही थी। अगर उसे उस समय सबसे अच्छा इलाज मिला होता तो वह शायद पहले ही जाग गया होता। लेकिन शुक्ला परिवार बहुत दुर्भावनापूर्ण था। उनका उसे जगाने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत वे चाहते थे कि वह हमेशा के लिए कोमा में रहे। दादाजी, क्या अब दवा के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई है? स्वर्णा ने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, मैं बाद में भारत से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करूंगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुणाल 1 सप्ताह के भीतर जाग जाए, वरना हमारा शुक्ला परिवार वास्तव में खत्म हो गया है, भास्कर ने धीमी आवाज में कहा। स्वर्णा ने भास्कर को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इस समय वे दोनों वास्तव में अपनी कब्र खोद रहे थे। मूल रूप से कुणाल पहले ही जाग गया हो सकता था, लेकिन उन दोनों ने कुणाल को नशे में रखने के लिए अस्पताल को रिश्वत दी थी। अब उसे जगाना इतना आसान नहीं होगा। वैसे मेरे लिए रुद्र के वर्तमान ठिकाने की जांच करो। मैं मिस्टर रुद्र से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने का अवसर पाऊंगा। एक पल के लिए सोचने के बाद भास्कर ने स्वर्णा से बात करना जारी रखा। रुद्र शायद अब हमारी माफी स्वीकार नहीं करेगा, स्वर्णा ने धीमी आवाज में कहा। रुद्र निश्चित रूप से अब हमारी माफी स्वीकार नहीं करेगा। मैं मिस्टर रुद्र से माफी मांगना चाहता हूं ताकि हमारे शुक्ला परिवार का रवैया दिखाया जा सके। हम महाजन फैमिली की संपत्ति को अब और नहीं ले सकते। सबसे अच्छा परिणाम हमारे अपने जीवन को बचाना है। जब वह बोल रहा था तो भास्कर की आवाज कांप रही थी। स्वर्णा ने एक दयनीय मुस्कान के साथ भास्कर को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि वे ऐसी स्थिति में समाप्त होंगे। इतनी कड़ी योजना बनाने के बाद उन्हें न केवल कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डाल दिया। ये वास्तव में लायक नहीं था। अगले दिन सुबह 8 बजे रुद्र अपनी नींद से उठा और सहज रूप से अपने फोन को देखा। केवल प्रिया के बारे में कोई खबर नहीं मिली। उसने एक गहरी सांस ली और आलस्य से खिंचाव किया, इससे पहले कि वह बाथरूम में चला जाए। आधे घंटे बाद उसने नए कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल गया। कार्लोस पूरी रात उसके कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था। वो रुद्र के दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठा था। आप जाग गए हैं मिस्टर रुद्र,
जब उसने रुद्र को बाहर आते देखा तो कार्लोस ने कहा, पूरी रात बिना आराम के? हाँ, रुद्र ने लापरवाही से पूछा। मैंने कुछ घंटों के लिए आराम किया, कार्लोस ने अपना सिर खुजाया और मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तुम्हें आज छुट्टी देता हूं। मैं सिंघानिया फैमिली से मिलने की योजना बना रहा हूं। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, बस होटल में आराम करो, रुद्र ने उससे कहा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। क्या आपको वास्तव में मुझे साथ आने की जरूरत नहीं है, मिस्टर रुद्र? कार्लोस ने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर धीरे से पूछा। मैं वहां कुछ व्यक्तिगत मामलों का ध्यान रखने जा रहा हूं। हालांकि मेरे सिंघानिया फैमिली के साथ अच्छे संबंध नहीं है, उन्हें किसी भी तरह से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चिंता मत करो, उसने कार्लोस के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। ठीक है फिर, कार्लोस समझ गया तो उसने आगे कुछ नहीं कहा और इसलिए रुद्र अकेले होटल से निकल गया। होटल छोड़ने के बाद उसने एक टैक्सी को बुलाया और ड्राइवर को बताया कि वह कहां जाना चाहता था, और वह जगह कहीं ऐसी थी जहां वो अपने पूरे जीवन में वापस नहीं लौटना चाहता था। सिंघानिया फैमिली के विला में रुद्र के लिए बहुत सारी यादें थी, कुछ खुशी भरी, कुछ दर्दनाक। ये कहा जा सकता है कि उसके जीवन के सबसे खुशी भरे और सबसे दर्दनाक दिन उस विला में बिताए गए थे। अब उसे समझ आया कि सिंघानिया फैमिली ने उस समय उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। ये डर के कारण था। आखिरकार सिंघानिया फैमिली की सारी दौलत रुद्र के पिता द्वारा बनाई गई थी। उन्हें विश्वास था कि अगर वह परिवार के साथ रहता है तो वे सब कुछ खो देंगे, तो उन्होंने उसे सिंघानिया फैमिली से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। उस समय सिंघानिया फैमिली ने जो किया उसके बारे में सोचते हुए उसे ये कुछ हास्यास्पद लगा। उन्होंने पैसे के लिए पारिवारिक संबंधों को छोड़ने का चुनाव किया। क्या उन्होंने कभी सोचा कि उसके पिता के बिना वे इंदौर में एक साधारण परिवार होते? 10 मिनट बाद टैक्सी सिंघानिया फैमिली के विला के प्रवेश द्वार पर रुक गई। विला का शायद नवीनीकरण किया गया था और अभी भी बहुत शानदार लग रहा था। वह जानता था कि वर्तमान सिंघानिया फैमिली पहले जैसा नहीं था। जब उसने सिंघानिया फैमिली को छोड़ा तो सिंघानिया कॉरपोरेशन का बाजार मूल्य 5 अरब से अधिक था, लेकिन कुछ ही वर्षों में कंपनी का बाजार मूल्य 80% तक वाष्पित हो गया था। सिंघानिया फैमिली इंदौर में एक प्रमुख परिवार से एक अज्ञात और महत्वहीन परिवार में चला गया था। बेशक ये सब रुद्र के पिता की मौत से बहुत कुछ लेना देना था। वो विला के प्रवेश द्वार पर अकेला खड़ा था, जो पहले हुई विभिन्न घटनाओं को याद कर रहा था। हालांकि वह सिंघानिया फैमिली के उन लोगों का सामना नहीं करना चाहता था। कुछ चीजें थी जिनका उसे जल्द या बाद में सामना करना पड़ा। विला के प्रवेश द्वार पर रुद्र विला के बाहर अकेला खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और फिर दरवाजे तक गया। रुद्र के दादा कृष्णकांत सिंघानिया के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। रुद्र के पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे और रुद्र की दादी बहुत समय पहले बीमारी के कारण गुजर गई थी। इसलिए कृष्णकांत के बगल में केवल रुद्र के सबसे बड़े चाचा, तीसरे चाचा और सबसे बड़ी चाची और दूसरी चाची बचे थे। ये सभी लोग अब सिंघानिया कॉरपोरेशन में काम कर रहे थे। कृष्णकांत बहुत समय पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए सिंघानिया कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का पद रुद्र के सबसे बड़े चाचा रवीश के हाथों में आ गया। मूल रूप से सिंघानिया कॉरपोरेशन अकेले रवीश के नियंत्रण में था। रुद्र के तीसरे चाचा चिन्मय सिंघानिया एक विशिष्ट सुखवादी बेटे थे। वो हर दिन खाने, पीने और मौज मस्ती करने के अलावा कोई गंभीर काम नहीं करते थे। जब तक उन्हें सिंघानिया परिवार से पैसा मिल सकता था, उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि कंपनी का अध्यक्ष कौन बनता है। इसलिए रुद्र का रवीश के साथ सबसे खराब संबंध था। उस समय रवीश का बेटा पवन भी वो व्यक्ति था जो रुद्र को सबसे ज्यादा धमकाना पसंद करता था। यही कारण भी था कि रुद्र ने कल होटल में पवन को थप्पड़ मारा था। रुद्र विला के दरवाजे तक गया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से घंटी बजाई। घंटी बजी। कौन है? विला के अंदर से एक आया ने चिल्लाया। रुद्र दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और चुप रहा। आया जल्दी से दरवाजे तक दौड़ी और उसे खोला।
हालांकि जब आया ने रुद्र को देखा तो उसका भाव थोड़ा हैरान था। फिर उसने भौहें सिकोड़ी और रुद्र से पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूं। रुद्र ने जवाब दिया। फिर आया की उपेक्षा करते हुए उसने सीधे दरवाजा खोला और विला में चला गया। आया ने रुद्र को अचानक विला में घुसते देखा और जल्दी से चिल्लाया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें अंदर नहीं आने दिया। रुद्र ने आया की उपेक्षा की और विला के चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि इतने सालों के बाद रहने का कमरा बदल गया था। सब कुछ नया था। आया ने रुद्र के कपड़ों को खींचा और उत्साहित होकर चिल्लाया, तुम आखिर कौन हो? जल्दी करो और बाहर निकल जाओ। क्या तुम जानते हो कि ये कौन सी जगह है? पुष्पा, क्या हुआ? हालांकि इस समय एक खूबसूरत युवा महिला सफेद स्पेगेटी स्ट्रैप पजामा में आया के चिल्लाने के बाद खाने के कमरे से बाहर आई। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। जब इस महिला ने रुद्र को देखा तो उसके हाथ में कटोरा और चॉपस्टिक जमीन पर गिर गए। वो वहीं हक्की बक्की रह गई। उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव था। रुद्र ने खूबसूरत महिला को देखा और कहा, बहुत समय बाद मिले। रुद्र के सामने दिखाई देने वाली खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि रुद्र की चाची गौतम सिंघानिया थी। गौतम इस साल अपनी 30 की शुरुआत में होनी चाहिए, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए वह सिंघानिया फैमिली के विला में रह रही थी। रुद्र, तुम वापस क्यों आ गए? गौतम ने रुद्र को देखा। उसका भाव चौंक गया क्योंकि वो हकला रही थी। क्या तुम्हें इतना डरना पड़ता है? चिंता मत करो, मैं सिंघानिया फैमिली के बदबूदार पैसे के लिए वापस नहीं आया हूं। रुद्र ने गौतम को उदासीनता से जवाब दिया, फिर सीधे रेस्तरां की ओर चला गया। आज रविवार था। सिंघानिया फैमिली के नियमों के अनुसार सिंघानिया फैमिली के सभी सदस्यों को लिंग या उम्र की परवाह किए बिना सिंघानिया फैमिली के पुराने हवेली में नाश्ता करना पड़ता था। इसलिए सिंघानिया फैमिली के सभी सदस्य आज यहां थे, जिसमें चिन्मय और उसके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। हालांकि रवीश और उसके परिवार के सदस्य कहीं भी नहीं दिख रहे थे। रुद्र जानता था कि पवन अभी भी अस्पताल में होना चाहिए। यही वजह थी कि वह यहां नहीं था। रुद्र को देखकर सिंघानिया फैमिली के उन लोगों का भी गौतम जैसा ही भाव था। हर कोई हक्का बक्का था। वे उसी जगह पर बैठ गए और रुद्र की सीट को देखा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र वापस आ जाएगा। रुद्र, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? रुद्र के तीसरे चाचा चिन्मय पहले प्रतिक्रिया देने वाले थे। वो खड़े हो गए और रुद्र पर चौड़ी आंखों से चिल्लाए, क्या मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता? रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया, तुम्हारा घर? रुद्र की सबसे बड़ी चाची नीति मदद नहीं कर सकी लेकिन मुस्कुराई। फिर उसने एक बेहद तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ कहा, रुद्र, मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा है। तुम वास्तव में ये कहने की हिम्मत करते हो कि ये तुम्हारा घर है? तुम्हें हमारे सिंघानिया फैमिली द्वारा बहुत समय पहले बाहर निकाल दिया गया था। तुम अभी भी वापस आने का चेहरा कैसे रखते हो? ये सही है। रुद्र, क्या तुम इसलिए वापस आए क्योंकि तुम बाहर जीवित नहीं रह सके? चिन्मय की पत्नी ने तेजी से चिल्लाया और फिर कहा, अगर तुम सच में जीवित नहीं रह सकते हो तो मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं। तुम इसे ले सकते हो और पहले खर्च कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो। हम अभी भी रिश्तेदार हैं। ये कहने के बाद चिन्मय की पत्नी ने अपने बटुए से नकदी का एक ढेर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। रुद्र ने जमीन पर नकदी को देखा और मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि इतने सालों के बाद सिंघानिया फैमिली के ये लोग अभी भी पहले जैसे थे। कोई बदलाव नहीं था। उस समय रुद्र को सिंघानिया फैमिली को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि वो इन लोगों के उपहास का सामना नहीं कर सका था। हालांकि जब रुद्र ने फिर से उनका उपहास सुना तो उसके पास पहले जैसा एहसास नहीं था। साफ शब्दों में कहें तो उनके शब्द अब रुद्र को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। रुद्र, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और पैसा लो और चले जाओ। मुझे फिर से तुम्हें न देखने दो। चिन्मय ने हताशा में रुद्र पर चिल्लाया, मैं पैसे के लिए यहां नहीं हूं। रुद्र ने शांति से चिन्मय को जवाब दिया,
पैसे के लिए नहीं। चिन्मय ने रुद्र की बात सुनने के बाद वो मदद नहीं कर सका, लेकिन चौंक गया। फिर वो तिरस्कार पूर्वक हंसा और चिढ़ाया, ये सच है, मैंने सुना है कि तुम अक्सर स्कूल में जीविका कमाने के लिए भोजन वितरित करते हो। तुम्हें अब पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, तो तुम इस बार यहां क्या कर रहे हो? कृष्णकांत सिंघानिया कहाँ है? रुद्र ने पूछा। चिन्मय का भाव अचानक बदल गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अपने हाथ में चॉपस्टिक को रुद्र पर फेंका। रुद्र ने आसानी से उड़ने वाली चॉपस्टिक को चकमा दिया और मौके पर चुपचाप खड़ा रहा। क्या कृष्णकांत सिंघानिया एक ऐसा नाम है जिसे तुम कह सकते हो? वो तुम्हारे दादा है। क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार है? तुम अपने दादा को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे करते हो? चिन्मय ने गुस्से भरे भाव से रुद्र को डांटा। मेरे दादा? रुद्र मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे सम्मान के योग्य है? जब रुद्र फिर से सिंघानिया परिवार के विला में दिखाई दिया तो सिंघानिया परिवार के सदस्य पहले जैसे ही थे। हर कोई तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगा। लड़के, तुमने अभी क्या कहा? चिन्मय के रुद्र के शब्दों को सुनने के बाद उसका चेहरा थोड़ा एंग्री था। वह खड़ा हो गया और रुद्र के सामने चला गया। मैंने कहा कि कृष्णकांत मेरे दादा बनने के योग्य नहीं है, रुद्र ने दोहराया। मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाने की जरूरत है। चिन्मय ने अपनी स्लीव्स ऊपर की और रुद्र पर हमला करने वाला था। बाकी लोग जो वहां मौजूद थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उनके चेहरे बहुत ठंडे थे। वे चाहते थे कि चिन्मय रुद्र को जल्द से जल्द विला से बाहर फेंक दे। मैं तुम्हें अब एक आखिरी मौका दे रहा हूं, क्या तुम जा रहे हो या नहीं? चिन्मय ने रुद्र से अपनी आंखें वाइड ओपन करके पूछा। रुद्र अब पहले जैसा नहीं था, इसलिए जब वह चिन्मय की धमकी का सामना कर रहा था तो उसका चेहरा अभी भी बहुत शांत था, जिसमें नर्वस होने का स्लाइट हिंट भी नहीं था। जब तक तुम आज मुझे छूने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हारे पैर और हाथ तोड़ दूंगा और तुम्हें एक असली यूजलेस लाउड बना दूंगा, उसने घोषित किया। तुम छोटे, मेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे धमकी दो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम आज कितने कैपेबल हो। तुमने ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे की? चिन्मय ने अपनी आवाज के टॉप पर चिल्लाया, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और रुद्र के चेहरे पर एक थप्पड़ मारने वाला था। रुद्र बिना किसी डॉजिंग के स्पॉट पर खड़ा था। रुको! जैसे ही चिन्मय का दाहिना हाथ रुद्र के चेहरे पर मारने वाला था, एक आवाज आई। सभी ने अपना सिर विला के एंट्रेंस की ओर घुमाया और पाया कि रुद्र का अंकल रवीश वापस आ गया था। चिन्मय अब रवीश से सबसे ज्यादा डरता था, इसलिए रवीश की डांट सुनने के बाद वो रुक गया और रुद्र से फुसफुसाया, आज खुद को भाग्यशाली समझो। जब रुद्र ने यह सुना तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा मुस्कुराया। उसने चुपके से अपने दिल में आ भरी और सोचा कि उन दोनों में से भाग्यशाली कौन था। रवीश जल्दी से रुद्र के सामने चला गया और एंथुसियास्टिक होने का दिखावा किया। उसने एक फेक स्माइल के साथ रुद्र से पूछा, रुद्र, तुम कब वापस आए? मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा है और तुम पहले से ही इतने बड़े हो गए हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ रहे हो? मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए? मैं तुम्हें इसलिए बताऊं ताकि तुम एडवांस में मुझसे निपटने की तैयारी कर सको, है ना? रुद्र को रवीश का फेंड इंथुजियाज्म बेहद डिस्गस्टिंग लगा। उस समय रवीश ही था जिसने रुद्र को सिंघानिया परिवार से बाहर निकालने की योजना बनाई थी। इतने सारे सिंघानिया परिवार के सदस्यों में से रुद्र शायद रवीश से सबसे ज्यादा नफरत करता था, इसलिए उसने रवीश से बात करते समय कुछ भी वापस नहीं रखा। रवीश को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना डायरेक्ट होगा। वो तुरंत स्टंट था। ठीक है, मेरे लिए एक अच्छा व्यक्ति होने का दिखावा करना बंद करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो, रुद्र ने आगे कहा। रुद्र, तुम क्या कह रहे हो? रवीश का चेहरा थोड़ा अगली था क्योंकि उसने फ्राउन किया। बड़े भाई, ये एक नाइस चीज मानी जाती है। अभी इस ब्रैट ने वास्तव में कहा कि वह मेरे हाथ और पैर तोड़ना चाहता था। मुझे लगता है कि ये ब्रैट बाहर जीवित नहीं रह पाया होगा और इसलिए ट्रबल ढूंढने के लिए घर आया होगा। चिन्मय ने अपनी आंखें वाइड ओपन करके कहा, चिंता मत करो, मेरा तुम लोगों से बेहतर जीवन है
रुद्र ने चिन्मय को कामली जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ नॉनसेंस बात करने की बौद्ध नहीं करता। यहां से निकलो, वरना मैं पोलाइट नहीं होऊंगा। चिन्मय ने रुद्र पर चिल्लाया, ये विला मेरे पिता ने खरीदा था। मैं इस विला का असली मालिक हूं, इसलिए तुम लोगों को बाहर निकलना चाहिए, मुझे नहीं। रुद्र ने पलटवार किया, क्या तुम फकिंग जीवित रहने से थक गए हो? अगर मैं तुम्हें आज एक सबक नहीं सिखाता तो तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो। चिन्मय चिल्लाया और रुद्र की ओर भागा, तुम लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हो? लेकिन इस पल में अपस्टेयर्स से अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी एक वॉकिंग स्टिक के साथ सीढ़ियों से नीचे चला। जब उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा तो सभी साइलेंट हो गए। यह बूढ़ा आदमी कृष्णकांत सिंघानिया, रुद्र का दादा था। रुद्र ने सबकॉन्शियसली अपना सिर कृष्णकांत को देखने के लिए घुमाया। इतने सालों तक उसे नहीं देखने के बाद कृष्णकांत बहुत एज्ड लग रहा था। पिताजी, रुद्र वापस आ गया है, वो यहाँ ट्रबल पैदा करने आया है। चिन्मय ने कृष्णकांत पर चिल्लाया, चुप रहो। कृष्णकांत ने फ्राउन किया और डांटा। चिन्मय ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कृष्णकांत धीरे धीरे रुद्र के पास चला गया और उसे अप एंड डाउन किया। उसने कोल्डली कहा, चूंकि तुम वापस आ गए हो तो बैठो और पहले खाओ। खाने के बाद हम जो भी बात करना चाहते हैं बात करेंगे। रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन वो हिचकिचाया नहीं, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठ गया। बाकी लोग भी अपनी सीटों पर चले गए और बैठ गए। कृष्णकांत के बैठने के बाद उसने कमरे में लोगों पर एक नजर डाली और हल्के से पूछा, पवन और इंदिरा यहाँ क्यों नहीं है? पिताजी, पवन को कल जब वह बत्रा परिवार की शादी में शामिल हुआ था तब पीटा गया था। वो कल रात 2 बजे ही जागा, वो शायद बाद में ही आएगा। रवीश ने जल्दी से समझाया। कृष्णकांत का पसंदीदा बच्चा पवन था, इसलिए वह एक्साइटेड होकर चिल्लाया, कौन इतना बोल्ड है कि पवन को मारे? क्या वे सिंघानिया परिवार को इतना कम समझते हैं? रवीश ने फ्राउन किया और जवाब दिया, मुझे उस व्यक्ति की एग्जैक्ट आइडेंटिटी नहीं पता है। पवन कुछ भी कहना नहीं चाहता था। बत्रा परिवार ने भी खबर सील कर दी। ऐसा लगता है कि जो घायल हुआ था वह केवल पवन ही नहीं बल्कि बत्रा परिवार भी था। बत्रा परिवार ने पहले ही सब कुछ प्राइवेट रखा था, इसलिए पवन में उस दिन क्या हुआ था ये कहने का साहस स्वाभाविक रूप से नहीं था। अब पवन को बुलाओ और उसे जल्दी आने के लिए कहो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है, कृष्णकांत ने फ्राउन के साथ कहा। वो और इंदिरा जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, रवीश ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, कृष्णकांत ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। कृष्णकांत और रवीश को शायद पता नहीं था कि पवन को पीटने वाला व्यक्ति वास्तव में उनके सामने बैठा था। रुद्र ने इन लोगों के बीच बातचीत सुनने के बाद कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप खा रहा था। शायद रुद्र की प्रेजेंस के कारण बाकी लोग खाने के मूड में नहीं थे, केवल रुद्र रेलिश के साथ खा रहा था। इस पल में डाइनिंग रूम में एटमॉस्फेयर बेहद अजीब था, यहां तक कि कृष्णकांत भी रुद्र को देखने में मदद नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि रुद्र अचानक क्यों वापस आया था।